नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आज मणिपुर फाइल्स का चैप्टर फिर ओपन हुआ है। एक वीडियो सामने आया और मानसून सत्र का पहला दिन धुल गया। जनता के हित में मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक की बात होगी। आज हरियाणा से लेकर बिहार तक कवर करेंगे हम। आज पूरा देश ही घूम गए। आज हम आपसे जुड़ा हर मुद्दा, पब्लिक इंटरेस्ट की टीम वहां जहां आपका मुद्दा। सिग्नेचर स्टोरी में सुलगते मणिपुर का समाधान तलाशेंगे। हिंसा हो रही है वहां पर, बहुत नफरत हो गई है, 2 महीनों से हिंसा हो रही है और शांति कैसे करनी है, फिर हालात तनावपूर्ण ना हो। मणिपुर में हिंसा रोकने का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, आज ये सवाल पूछेंगे। आजादी के 75 साल बाद भी बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। क्यों हो रहा है ऐसा? एक नहीं, कई राज्यों के हाल दिखाएंगे और फिर पूछेंगे पब्लिक इंटरेस्ट में सवाल कि किसकी वजह से हो रहा है ये। महंगे टमाटर की चर्चा घर घर हो रही है, लेकिन आपकी रोटी भी हो जाएगी महंगी। क्या गेहूं का संकट आने वाला है? पब्लिक इंटरेस्ट में इस पर महंगाई के मैदाने जंग का जो पूरा रिलेशन है उसको डिकोड करना है आज। 2 साधवियों से बलात्कार के मामले में दोषी रहे राम रहीम को फिर मिली पैरोल। अच्छा हो गया इनके लिए, तो वो 30 दिन बाहर रहेगा फिर एक बार। और बार बार राम रहीम की ये मेहरबानी उस पर कौन कर रहा है? पब्लिक इंटरेस्ट में ये मुद्दा जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2017 में इस मुद्दे को मैंने ठीक से कवर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या है अब खबरें। सिग्नेचर स्टोरी में मणिपुर फाइल्स का जिक्र करना बहुत जरूरी है। 77 दिन हो गए। हमारे देश में एक छोटा सा सूबा है, हिंसा की आग में वो बुरी तरह से झुलस रहा है। भाई भाई के बीच नफरत की आग सुलगी है। क्यों? 2 महीने जाति के नाम पर खून खराबा हो रहा है। 120 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों बेघर हो गए, कईयों का आशियाना उजड़ गया। किसी ने अपना पति खोया, किसी का बेटा घर लौट कर नहीं आया, घर खंडर हो गए, आग लगा दी गई उनमें। संगीनों के साए में जिंदगी गुजर रही है वहां पर लोगों की, मगर हालात नहीं सुधर रहे। स्कूल खोलने का ऑर्डर हो गया है और हिंसा वाला पुराना वीडियो एक आ गया है, जिसकी वजह से सिचुएशन फिर बिगड़ने लगी है। ये वीडियो एबीपी न्यूज़ के पास है हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में हम इसे दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो कुछ है वो ना तो दिखाया जा सकता है और ना ही खुलकर उसे बताया जा सकता है। खबर आपसे जुड़ी है, इसलिए हम इससे जुड़ेंगे भी और इसके हर पहलू से भी जुड़ेंगे, पर ये वीडियो नहीं दिखाएंगे। जब इंसान के रूप में दरिंदे सड़कों पर टहलते हैं, जब इंसानियत की कब्र खोदने वाले पिशाच हावी होते हैं, तब देश को शर्मसार करने वाला ऐसा हॉरर सामने आता है। मणिपुर में यही हुआ। आज देश शर्मिंदा है, क्योंकि 32 लाख की आबादी वाले पूर्वोत्तर के इस छोटे से सूबे में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। वो सब हुआ जिसे बताते हुए कलेजा फट जाए और कहते हुए जुबान लड़खड़ाने लगे, मगर सिस्टम सोता रहा। सिर्फ एक आरोपी पकड़ा गया, बाकी अभी भी आजाद है। वीडियो 4 मई का है। कांगपोकड़ी जिले का बताया भी जा रहा है। तब मणिपुर में हिंसा चरम पर थी। जातीय संघर्ष के नाम पर इंसान दरिंदा बन जाए, इतनी गिरी हुई हरकतें करने लगे, ये सोच से परे है, मगर ऐसा हुआ। तस्वीरें झकझोरने वाली हैं। वीडियो इतना विभत्स है, घृणित है, इसे किसी सूरत में दिखाया नहीं जा सकता। सभ्य समाज का सीना छलनी करने वाले इस वीडियो पर खुद प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया। मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन
बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मणिपुर के हालात को लेकर सियासी तूफान भी उठे। मणिपुर की महिलाओं को इंसाफ दो। दिल्ली में प्रदर्शन हुए, इंसाफ की मांग भी हुई, नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए, तो जाहिर है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगने ही थे। महिलाओं को सड़क पे लाद के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं और आज गैंग रेप हो रहा है। तो इसे सब चल रहा है तो मोदी साहब का इसको याद नहीं है। जब आपको समय 38 पार्टी को बुलाने का समय है, क्या 1 घंटा अपने इतने बड़े आपके पास तो हेलीकॉप्टर्स है और आप सुरक्षित जाके सुरक्षित आ सकते हैं। वो खुद ही ये चाहते कि ऐसी अशांति रहे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन मामला संजीदा है। खुद देश के चीफ जस्टिस ने सख्त कमेंट किया, कहा यह बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। फटकार के बाद हड़कंप मचा, सीएम ऑफिस से एक्शन का ऑर्डर गया, एक आरोपी गिरफ्तार भी हो गया। इमीडिएटली वो वीडियो को देखा, तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है उसको पकड़ना है। वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। सीएम साहब, एक्शन तो पहले भी हुआ, मगर हालात नहीं बदले। 3 महीने होने को आए, मणिपुर में रुक रुक कर हिंसा जारी है। 2 समुदायों के बीच नफरत की खाई बढ़ती गई, दीवार खड़ी हो गई। वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन ये जख्म ऐसा है जिसे भरने में वक्त को भी वक्त लगेगा। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार को अब परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नफरत के जख्म नासूर बन जाएंगे। किसने सोचा था 2 समुदायों के बीच संघर्ष इस कदर बढ़ जाएगा कि कर्फ्यू लग जाएगा। अब भी आर्मी लगी हुई है वहां पर। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि मणिपुर में हाल है क्या। देखिए, मणिपुर में 3 बड़े समुदाय हैं। ये बड़ी वॉल पर देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 3 बड़े समुदाय, मैतई, नागा और कुकी, ये 3 बड़े समुदाय हैं वहां पर। और इनमें अगर मैताई की हम तुलना करें तो मैताई में ज़्यादा हिंदू हैं, जिनको हम ओबीसी कह देते हैं वहाँ पर, तो ये ओबीसी कैटेगरी की है। और जो नागा और कुकी ईसाई हैं, अनुसूचित जनजाति में उस श्रेणी में वो आते हैं। अब मैताई की आबादी है वो करीब 60% है। मैताई वहाँ पर टोटल आबादी में से 60% है। सिर्फ 10% जो है वो मैदानी इलाकों में सिमटी हुई आबादी है। ठीक है, बाकी के जो 90% हिस्सा है वो पहाड़ी इलाका है, जहां पर कुकी और नागा समुदायों को मिलाकर लोग रहते हैं, और करीब 40% ऐसे लोग वहां पर बसे हुए हैं। उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, प्लेन एरिया, उसमें मैते रहते हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन भी है वहाँ पे। देखिए, मणिपुर में 53% मैते हैं, 40% नागा और कुकी हैं, और करीब 8% के करीब मुस्लिम। जो लैंड जो है पहाड़ को आप पूरा तो नहीं यूज़ कर पाते हो रहने के लिए, इसीलिए आप देखेंगे जो ज़्यादा विलेजेस बने हुए हैं वो सारे फुट हिल में बने हुए थे। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारी प्लेन एरिया में होती है, पहाड़ में कम। कई लोग ऐसे हैं जो अब भी मणिपुर वाले बैकग्राउंड से अनजान हैं, जो जानना चाहते हैं कि मणिपुर में 2 महीने पहले हिंसा क्यों शुरू हुई, सूबे को सुलगाने का ट्रिगर पॉइंट क्या था। हमने इसका भी पूरा एक्सप्लेनर तैयार किया है, मतलब हिंसा क्यों हुई, वजह क्या थी, कहां से शुरू हुआ, ये आपने अब पूरे ध्यान से देखना है, मिस मत करना है।
विवाद एसटी रिजर्वेशन को लेकर शुरू हुआ। पहाड़ में नागा और कुकी को मिलाकर 30 से ज्यादा छोटी बड़ी जनजातियां हैं। ये अनुसूचित जनजातियों में आती हैं और इनके आसपास कई ऐसी सुविधाएं हैं और पहाड़ी इलाकों में सिर्फ यही लोग रह सकते हैं। इस तरह का बंदोबस्त वहां किया गया है। अब आ जाइए मैताई पे। मैताई समुदाय इसका विरोध करता है। वो कहते हैं कि जो पहाड़ी इलाकों की सुविधाएं हैं उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमें भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि रहने को जो जमीन है वो कम है। वो कहते हैं अगर एसटी का दर्जा मिलेगा तो वो पहाड़ों में शिफ्ट कर सकते हैं। जिस तरह से थोड़ा जम्मू कश्मीर के हालात थे ना पहले, उसी तरह की यहाँ भी स्थिति बनी हुई है, भौगोलिक स्थिति। मतलब ये यहाँ रह सकता है, वहाँ नहीं, वहाँ की जमीन ले सकता है, यहाँ की नहीं। यदि विवाद की जड़ है तो वो है पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को लगता है कि अगर मैताई को एसटी का दर्जा मिला तो वो ऊपरी इलाकों में आएंगे और उनके अधिकार बंट जाएंगे, उनको भी वही अधिकार मिल जाएगा। विवाद पहले भी था, लेकिन इस बार मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले ने कहा कि मैताई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब वाला स्टेटस देने पर विचार करना चाहिए। ये अदालत का फैसला आया। 19 अप्रैल को फैसला आया। मई में हिंसा शुरू हो गई। आप देखिए कि एक महीने बाद ही वहां पर हिंसा शुरू हो गई। गोलियां तक चली, कई घर जला दिए गए, हालात कंट्रोल से बाहर हो गए, सेना तक को भेजना पड़ा क्योंकि हिंसा इतनी ज़्यादा हो रही थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था। यहाँ वहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे उन पर भी बहुत अटैक हुआ, उनकी भी जानें गई हैं वहाँ पर। मैते और कुकी बीच में जो झगड़ा हुआ था ये काफ़ी पुराना नहीं है, अभी हाल ही में हुआ था। मैं टीम को वहाँ पे एक जुलूस निकाले थे, एक जुलूस निकाले थे जो कुकी लोगों ने, क्योंकि जो जुलूस जो है ये बता रहा था कि जो मैती लोग जो है उसको अनुसूचित जनजाति में यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल होने से उसको मतलब पसंद नहीं था, तो इसके अगेंस्ट में एक प्रदर्शन किया गया था। उसी समय वहाँ पे जो एक बाहर से लोग आए हुए थे, कुकी मिलिटेंट्स लोगों ने जो बंदूक इस्तेमाल किया था, सोफिस्टिकेटेड वेपन इस्तेमाल किया था, फिर मैते के गाँव में चला गया और मैते के गाँव के घर जो है उसको जला गया था। उसी के कारण से ये जो है दुर्घटना हुई थी। नहीं तो हम कुकी और मैते पहले बहुत आपस में प्यार में बांध के रहते थे। लड़ाई घर की है, दो भाइयों की है। समुदाय दो भाई भाई होते हैं, किसी भी इलाके में रहते हैं तो इसे घर वालों को ही सुलझाना चाहिए। घर मणिपुर है और यहाँ गार्जियन के रोल में केंद्र सरकार है। सरकार ने अभी तक क्या किया ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि केंद्र का ये देखना बनता है कि राज्य में हालात खराब हैं तो क्या कर रहे हैं। सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए सेना और असम राइफल्स का जो डिप्लॉयमेंट था उनकी तैनाती की। 40 आईपीएस अधिकारियों को और 20 मेडिकल टीमों को भेजा, क्योंकि जब हिंसा हुई इन सेवाओं की वहाँ जरूरत पड़ती है कंट्रोल करने के लिए। भारतीय वायुसेना को भी सेवा में लगाया गया, मतलब उनकी सर्विसेज भी ली गई। जहाँ हिंसा हुई वहाँ कर्फ्यू लगाना लाजमी था, इसलिए लगाया गया। रोकने के लिए ज़रूरी होता है सोशल मीडिया पर कोई फर्जी मैसेज ना फैले, गलत जानकारी ना जाए, ऐसे पोस्ट डाल दिए जाते हैं आजकल सब लोग डाल देते हैं, उससे हिंसा ना भड़क जाए, इसलिए इंटरनेट बंद करना पड़ा। मेरी रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया पर कोई भी गलत जानकारी ना दे, उससे किसी की जान जा सकती है, कहीं नुकसान हो सकता है। आगजनी, लूटपाट, हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश देना पड़ा, क्योंकि गलत मैसेजेज और ये सब चलते हैं जिससे खून खराबा बढ़ता है, इसलिए इंटरनेट को रोकना जरूरी हो जाता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था, आपको याद भी होगा, वहां जाकर बैठक भी की थी तमाम नेताओं के साथ। मणिपुर के हिंसा में शामिल लोगों को हथियार डालने के लिए कहा। जो भी लोग गोलियां चला रहे थे, लड़ रहे थे, उनको कहा हथियार छोड़ दो, शांति रखो। सरकार ने कोशिशें बहुत की, ये दिखाता है, लेकिन ये भी सच है कि अभी तक बहुत कुछ होना वहां पर बाकी है। अब रस्सी का एक सिरा काबू में है, इधर से पकड़ ली है। पूरी रस्सी को जलने से बचाने के लिए कोई ठोस रणनीति चाहिए। रोकने के लिए रिक्वेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब स्ट्रांग कार्रवाई चाहिए ताकि कोई भी निर्दोष ना मारा जाए। हमारा साफ कहना है, नफरत की दीवार टूटनी चाहिए, ये स्टैंड है हमारा। नफरत नहीं चलेगी, हिंसा नहीं चलेगी, खत्म होनी चाहिए, यही वक्त की मांग है। दोनों समुदायों को कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, ना एक हट रहा है ना दूसरा हट रहा है, ना कोई किसी की बात मान रहा है ना बात करने को तैयार है। ये कैसे संभव होगा? बिना बातचीत किए कैसे मसला हल होगा? और इसे संभव करना भी है हमें, क्योंकि हिंसा को रोकने के लिए हर स्टेप उठाया जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। तो इसमें मेरा स्टैंड ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें पहल करे, आगे आए। केंद्र सरकार ने पहले भी एफर्ट किए हैं, अगर राज्य सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है
तो खुद सारा कंट्रोल केंद्र को अपने हाथ में लेना चाहिए। तमाम वहाँ जो अधिकारी हैं, जो हर संभव प्रयास हो सकता है पहले भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब सख्ती से भेजने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से ये सब चलता रहा तो फिर ये तो बहुत सारे और इलाकों में भी या बहुत सारे और राज्यों में भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है। इसे बढ़ने से रोकना है, क्योंकि राज्य सरकार से हालात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सारा नियंत्रण केंद्र अपने हाथ में खुद ले ले। आज के एक्सक्लूसिव में बात उन बच्चों की जो मेरे बड़े दिल के करीब रहते हैं हमेशा, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी स्कूल जाने के लिए रोज जान जोखिम में डालते हैं। अच्छा बताइए, हम आप सब माता पिता हैं, कौन माता पिता चाहेगा कि उसका बच्चा तालीम हासिल करने के लिए खतरों से खेलता हुआ जाए? आप चाहेंगे? आप बताइए मुझे, क्यों चाहेंगे आप? लाखों परिवार ये दर्द झेल रहे हैं, लेकिन उनको क्यों ये सब करना पड़ता है? उनको क्यों इस दर्द से गुजरना पड़ता है? ये मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट में और मेरे दिल के सबसे नज़दीक है। इसलिए इस तकलीफ की नब्ज़ टटोलने के लिए हमने 4 बड़े राज्यों में पड़ताल की। जो तस्वीरें आती हैं 4 बड़े राज्यों में, और ये राज्य कौन से हैं अब आपकी दिलचस्पी होगी इसमें। और ये आपको बता दें कि बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य हमने इसलिए चुने कि यहाँ से पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि लगातार कोई ना कोई जो है वो दिक्कत आ रही थी। ये आपके सामने हमने एलईडी पे ये रेड कलर में जो मार्क किया है ना, ये हमने वो 4 राज्य दिखा दिए। देखिए, उत्तराखंड का हमने जो पकड़ा है, सबसे पहले बागेश्वर पकड़ा, बिहार का राघोपुर, ये लालू जी का गढ़ है, इलाका है उनका, मध्य प्रदेश का डिंडौरी पकड़ा, और बांसवाड़ा पकड़ा हमने राजस्थान का। ठीक है, अब इसमें मसला ये था कि भाई अब आप पूछेंगे कि इन राज्यों में ही क्यों आपने ये किया। अक्सर आजकल ये सवाल उठ जाता है कि इधर ही क्यों गए। हमने सारे चुन लिए, कोई ये ना कहे कि किसी फलां पार्टी को टारगेट करने के लिए, फलां नेता को टारगेट करने के लिए किया। इसलिए मैंने कहा कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में सब जगह जाएंगे जहां सबकी सरकार हो। और अब इसकी मैं आपको वजह खास तौर पर बता देता हूँ कि क्यों हमने इन तमाम चीज़ों को चुना। ये तस्वीरें अब आप देखेंगे, और ये 4 राज्यों की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, और हम वहां की सरकारों से ये सवाल भी पूछेंगे। सबसे पहले चलिए राघोपुर चलते हैं, लालू जी के इलाके में, तेजस्वी जी के इलाके में, राबड़ी जी के इलाके में। एक पुल के लिए तरस रहा है राघोपुर, और बच्चे, बूढ़े और जवान सब लोग इस पुल का कब से इंतजार कर रहे हैं? 75-76 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनको 6 महीने के लिए, 6 महीने का टाइम लगता है यहाँ पर, 6 महीने चाहिए इनको। 6 महीने तो ये पानी में डूबे रहते हैं बेचारे। जो पुल है ना वहाँ का, पीपा पुल, वो डूबा रहता है। नाव ही एक सहारा है राघोपुर के लिए। 3.5 लाख की आबादी है लगभग, उनका मात्र एक सहारा नाव ही है। 6 महीने के लिए पुल होती है, उसमें भी पुल की स्थिति कभी कभी जर्जर होती है। सामने धाड़ मारती गंगा है, एक छोर पर नौनिहाल पीठ पर झोला टांग कर खड़े हैं। लाइन लंबी है, एक एक कर नाव पर बैठना है, जान जोखिम में डालनी है, और फिर गंगा को पार कर स्कूल पहुंचना है। ये ऐसा वैसा इलाका नहीं है। बिहार की हाई प्रोफाइल विधानसभा राघोपुर है, जिस पर लालू एंड फैमिली का बरसों से कब्जा है। झुलसाती धूप हो, सर्दी हो या फिर आंधी तूफान हो, नाव से स्कूल जाना बच्चों की मजबूरी है। गाड़ी से आते हैं और फिर नाव से। डर लगता है नाव पर? सर है तो डर किस बात? बच्चे मन के सच्चे होते हैं, नादानी में ये नहीं जानते कि वो किस खतरे से खेल रहे हैं, लेकिन खतरे का एहसास उन टीचर्स को है जो रोज बच्चों को नाव से स्कूल ले जाते हैं। प्रशासन ने आदेश किया है कि आप 40 बच्चों को लेकर एक बार में जा सकते हैं। हमारे पास जितने बच्चे हैं उनको 40-40 से डिवाइड करके अपना जितनी बार में हो सकता है उतनी बार में लेकर के जा सकते हैं। पर डे हमारे 4 से 5 स्टाफ जो है यहाँ पे आते हैं, बच्चों को चारों तरफ से अपना गार्डिंग कर करके उस तरफ ले जाते हैं, सबको उतारते हैं। दांव पर जान बच्चे ही नहीं लगाते,
राघोपुर की 70% आबादी 76 साल से लगा रही है। चाहे रोजमर्रा की जरूरतें हो, मेडिकल इमरजेंसी या फिर गाड़ियों का उस पार से इस पार लाना, सहारा सिर्फ ये नाव ही है। और पटना और इधर आना जाना रहता है तो बचपन से ही नाव की सवारी किए हैं। नाव के बाद पीपा पुल विकल्प है, उसके बाद कुछ नहीं। अब जो पक्के पुल बन रहा है वही विकल्प होगा। डर कर जाइए या फिर डट कर जाइए, दो ही विकल्प है। ये हालात हैं राघोपुर के। आजादी के 76 साल बीत गए लेकिन पुल नहीं बना। हाँ, लालू राज में एक पीपा पुल जरूर बना था जो 6 महीने ही खुलता है, बाकी के 6 महीने पानी में डूबा रहता है। हर साल जून से नवंबर तक राघोपुर ऐसे ही जान हथेली पर रखकर चलता है। राघोपुर से पटना जाना हो तो गंगा पार करनी पड़ती है और हाजीपुर जाने के लिए गंडक। सवाल ये है कि कब तक राघोपुर ऐसे ही सर पर कफन बांधकर जिंदगी का सफर काटता रहेगा। डर कर जाइए या डट कर, सुना महिला को। वाकई ही इनके जज्बे को मेरा सलाम है। सोचिए, आपको और मुझे ऐसे ही रोज सफर करना पड़े अगर, तो जैसे राघोपुर के ये लोग कर रहे थे, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे, तो दिल पर क्या गुजरेगी, मेरे भी और आपके भी। गुस्सा आपको भी आ रहा होगा, बुरा भी लग रहा होगा। राघोपुर कोई छोटी जगह नहीं है। अब मैं डिटेल से बताता हूँ, जो पहले मैं छोटा छोटा बता रहा था। क्या है राघोपुर? राघोपुर की कुल आबादी जो है ना, वो करीब 3,37,000 है। जहाँ से परेशानी है वो दियारा का इलाका है, जहाँ ये सारी दिक्कत है। और वहाँ पर करीब 3 लाख लोग रहते हैं। मतलब 3.5 टोटल मिला लो तो 3 यहाँ रहते हैं। इनमें से 1.25 लाख वोटर भी है, यानी 3 लाख की आबादी नाव के भरोसे। और नाव भी किराए की, कोई सरकारी नहीं है, किराए की नाव है ये। अब नेताओं से कोई सवाल ये पूछे कि पुल क्यों नहीं बना, कोई पूछे ना पूछे, मैं आपके लिए जरूर पूछूंगा। पब्लिक इंटरेस्ट में यही मेरा मुद्दा है, यही मेरे आपके हित में खड़े होने की पत्रकारिता है। पब्लिक इंटरेस्ट में इसीलिए मैं ये पूछूंगा कि नेता इसका जवाब दें, क्यों पुल नहीं मिला। और इतने बड़े बड़े नेता हैं, सारी बिहार की राजनीति वो चलाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये पुल क्यों नहीं बनवाया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल को जनता के लिए ही मैं सारी दुनिया के सामने रख रहा हूँ। अब मैं बिहार से निकलकर आपको ले जाना चाहता हूँ उत्तराखंड। चलिए वहाँ चलते हैं। वहाँ के स्कूली बच्चों के संघर्ष का ये बड़ा डरावना सच है। एक बार तो तस्वीरें देख के मुझे लगा, यार माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों को इस तरह भेजते हैं। गजब की तस्वीरें थी वो। इन राहों में जोखिम के सिवा कुछ नहीं है साहब। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सामने सड़क टूटी है, नीचे नाला दरिया बन चुका है। नाला पार करने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। उफान मारते नाले में पत्थर ही सहारा है। बच्चे एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदते हैं। रत्ती भर भी बैलेंस बिगड़ा तो जान भी जा सकती है। लेकिन क्या मजबूरी है, क्योंकि पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। ये उत्तराखंड के बागेश्वर का सूपी गांव है, जिसे साल 2015 में सांसद अजय टमटा ने गोद लिया था। लेकिन 9 साल में ना गांव की सूरत बदली और ना स्कूल जाने वाले बच्चों के हालात। पहाड़ के बच्चों की और पहाड़ की महिलाओं का श्रम कम करने के लिए इनकी पुलियाओं की आज दरकार है। इसको जल्द से जल्द इस आपदा से के समय, क्योंकि वहां से 200-250 बच्चे स्कूल को प्राथमिक विद्यालय में भी जाते हैं और इंटर कॉलेज में भी जाते हैं, और पहाड़ की महिलाएं अपने जानवरों के लिए चारा घास लेने इधर से उधर जाते हैं। तो इसमें जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने का काम सरकार के द्वारा होना चाहिए। 9 साल बाद गांव की तकदीर नहीं बदली। अब अजय टमटा ने जिस गांव को गोद लिया था उसका भूगोल भी आपको समझा देते हैं। बागेश्वर के सूपी गांव में 436 परिवार रहते हैं। 2200 से ज्यादा आबादी है इस गांव की। 24 घंटे में बिजली सिर्फ 5 घंटे आती है।
9 साल बाद भी पानी की परेशानी ये गांव झेल रहा है। ये एक कहानी है, लेकिन असल सवाल तो बच्चों का है जो रोज दहाड़ते नाले पार करते हैं, स्कूल जाते हैं। गांव वाले चाहते हैं कि सरकार उनकी सुध ले, उन पर ना सही, कम से कम स्कूल जाने वाले बच्चों पर तो तरस खाए, जो जान की बाजी लगाते हैं और रोज वो भी स्कूल जाने के लिए। हालात बहुत बुरे हैं। सवाल बच्चों की जिंदगी का है जो रोज खतरों से खेलते हैं। डर लगा ना आपको देख के? मुझे भी लगा था, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ये पब्लिक इंटरेस्ट में आपका टाइम है और आपको पूरा टाइम मिलेगा। अब मैं उत्तराखंड से मध्य प्रदेश में चलता हूँ। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में चुनाव होने, लेकिन सवाल वहाँ भी मेरा बच्चों का ही था कि भाई वहाँ के बच्चों का क्या हाल है। क्या मध्य प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के हालात ठीक है? बिहार और उत्तराखंड से क्या बेहतर लग रहे थे मुझे? मैंने कहा इसकी भी हकीकत से पड़ताल करके आप भी जब ये हकीकत जानेंगे चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश देख लीजिए। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने बच्चों के भविष्य में आग लगाई। हम ऐसा कहने को मजबूर हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के डिंडोरी में इस स्कूल का यही सच है। कच्ची नींव, दरारों वाली दीवार, सुराख वाली छत और छत के नीचे जान को दांव पर लगाकर ABCD सीखते नौनिहाल। यकीन नहीं होता कि हॉन्टेड हाउस जैसे दिखने वाली इस इमारत के अंदर एक स्कूल चलता है। एक कमरे वाले स्कूल में कहीं पानी लबालब भरा है तो कहीं किताबों का ढेर है। इस एक छत के नीचे पहली से 5वीं तक के 58 स्टूडेंट पढ़ते हैं। इन मासूमों को भी पता है कि बुनियादी शिक्षा हासिल करने के बदले ये अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। स्कूल गिर ना जाए और पानी टिपकता है हमारे साइड। जब भैया लोग बताते तो भैया लोग कुछ नहीं करते, हम क्या करें कह देते। पूरा गीला हो जाता है, पूरी बारिश में हम लोग पूरा भीग जाते हैं और फिर पूरा पानी भर जाता है स्कूल में। ये जानकर हम और भी हैरान हुए कि अकेले डिंडोरी जिले में 492 स्कूल जर्जर हालत में हैं और 528 स्कूलों की इमारतों को तुरंत बड़े रिपेयर की जरूरत है। डर लगता है सर, दीवार भी गिरने का, कहीं ऊपर से प्लास्टर न गिर जाए, दरारें फंसे, कोई या कोई बिच्छू हो गए, कोई सड़क पे भी नीचे से चला आएंगी सर। इसमें अपन लोगों को बच्चे के ऊपर अब अपने ऊपर जान के खतरा रहता है सर। ऐसा नहीं है कि किसी ने शिकायत नहीं की, कोई हाकिम सुनने को तैयार ही नहीं। सरपंच साहिबा थक गई मगर कोई नहीं हिला। विधायक जी से पूछा तो मिल गया मौका उनको विरोधी पार्टी को कोसने का, जो हमारे देश में रिवाज हो गया है। जैसे आजादी के बाद इनकी पार्टी तो कभी सत्ता में आई ही नहीं। MLA ओमकार जी खुद सूबे में मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर हम सच्चाई को ला रहे हैं तो इसको स्वीकार करके निराकरण करने के प्रयास होने चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, पर यहाँ पर वो होता ही नहीं। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो सब कहेंगे कांग्रेसी नेता है। अरे भाई, मैं जो कह रहा हूँ आपकी योजनाओं में सम्मिलित है, आप उसको धरातल में सुधारिए। एक और खास बात, 17 से 19 जुलाई के दरमियान 2 दिन शिवराज सरकार ने स्कूल चलो अभियान चलाया। हम आपसे पूछते हैं, डिंडोरी का ये स्कूल इस अभियान से और कितना दूर है? बच्चे मुसीबत भी कितना हंस के बता रहे थे। देखा आपने कितने मासूम होते हैं। अभी तक आपने जिन स्कूलों का हाल देखा, हमारी पड़ताल देखी, वो तो बस बदहाली और बदइंतजामी का ट्रेलर है। राजस्थान के बांसवाड़ा चलते हैं, हमने वहां जो देखा वो और भी चौंकाने वाला था। बांसवाड़ा के बांग गांव में आजादी के 75 साल बाद भी ना तो बिजली पहुंची है और ना ही यहां पर कोई पक्की सड़क बनी है। गांव की हालत ऐसी है कि अगर किसी की तबीयत बिगड़ गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो आदमी को खटिया पर लादकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। अब सोचिए आप कि ऐसे गांव में बच्चे किस हाल में, कैसे, किस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, खटिया पे जहां जाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें कई बारी आई, मतलब बदलती रहती हैं, लेकिन गांव के हालात नहीं बदले।
हैरानी की बात यह है कि गांव गहलोत सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह की विधानसभा में आता है। ऐसा नहीं है कोई अनजान गांव है। परेशान गांव वालों ने तो चुनाव में मतदान का बायकॉट भी किया था और ये भी कहा था कि अगर ये धमकी नहीं सुनी या हमारा कुछ बंदोबस्त नहीं किया तो आगे और भी बड़ा फैसला लेंगे। ना तो लाइट, ना सड़क, ना कोई डिलीवरी है, ना कोई बीमार है तो खाट के ऊपर तोक के ले जाते, ना तो एम्बुलेंस आ सकती है। बच्चे पढ़ने वाले हमारे यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर जाते हैं और दिन में जो मास्टर पढ़ाता है स्कूल वही पढ़ते हैं। बाकी लाइट घर पे होती तो बच्चा 2 घंटे 4 घंटे शाम को पढ़ता और थोड़ा शिक्षित हो जाता है। ये सड़क है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल कंकड़ी ज़मीन है, उसमें ना तो 4 व्हीलर गाड़ी आ सकती है, कुछ भी नहीं। 2 व्हीलर गाड़ी जाती है, बाकी वो कीचड़ के टाइम में वो भी नहीं जाती है। प्राचीन समय में जो अंग्रेजों का गुलाम था देश पूरा, इस तरह से आज भी हमारा गांव है वो इस नेताओं का गुलाम बन के बैठा हो। इस तरह से हमें, मैंने आपसे वादा किया था कि पब्लिक इंटरेस्ट प्राइम टाइम नहीं है, ये आपका टाइम है। इसमें सिर्फ आपके मुद्दों की बात करूंगा मैं। 4 राज्यों के हालात आपने तफसील से देख लिए और समझाए भी मैंने ठीक से, शायद आपको पता भी लग गया होगा। लेकिन ऐसी नौबत तो आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि देश के विकास का जिम्मा सरकारों का होता है। हमने ये मुद्दा नेताओं के सामने भी रखा। जवाब क्या था, सुनिए आप। ये जो तेजस्वी यादव जी के विधानसभा क्षेत्र की समस्या है, इसका निराकरण बहुत जल्द होने जा रहा है और सबको पता है। जब तेजस्वी जी पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, इस पुल का शिलान्यास हुआ था। अब निर्माणाधीन है, बहुत जल्द जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। बीजेपी लंबे समय से सत्ता में रही, उन्होंने चारों तरफ से जो कुव्यवस्था है उसी को चुस्त दुरुस्त करने में तेजस्वी जी लगातार लगे हुए हैं। अब रोड को क्रॉस करना संभव नहीं था तो बच्चों ने नीचे से आना शुरू किया है। तो क्योंकि पहाड़ी रास्ते में तो जब कोई रास्ता नया होता नहीं है, बनाया नहीं होता, तो उसमें ऐसा ही चलना पड़ता है। हर नाले गदेरे में जैसे ही कोई बरसात होती है तो वो उफान में आ जाता है। तो ये एक मेरा कहना है और उसको हमने दिखवा लिया है और उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। माफ़ कीजिए भाई साहब, इतने साल बाद भी आपके वही घिसे पिटे जवाब मतलब बख्शिए इस जनता को। एक बात सुनिएगा मेरी ध्यान से, पार्टी कोई बुरी नहीं होती, संस्थान कोई बुरा नहीं होता। एक दूसरे को दोष देना नेताओं की तो पुरानी आदत है। असली दिक्कत कहाँ है? असली दिक्कत है कमिटमेंट की। जब आदमी में कमिटमेंट नहीं होती है तो वो बहाने ढूंढता है। अगर आप में वादे पूरे करने की कमिटमेंट नहीं है, जज्बा नहीं है, मत कीजिए जनता से वादे। 76 साल बाद आप कह रहे हैं कि निराकरण होने वाला है। भाई साहब 76 साल कम होते हैं, जनता पिसती है, लेकिन आपको जागना पड़ेगा। हम आपका ये पूरा सवाल जो है ना, जिस तरह के आप लेफ्ट राइट करते हैं, हम ये सवाल उठाते रहेंगे। हालात बदलने के लिए आपको बदलना पड़ेगा। आप में अगर कमिटमेंट नहीं है तो इस तरह की बातें जाकर लोगों में मत किया कीजिए। जागरूक होना होगा आपको और आपसे वादा करते हैं हम, उनसे जवाब हम लेंगे। ये मैं जनता को कह रहा हूं जो आपका ठेका लेते हैं आपके विकास का। जवाब तो कई लोग महंगाई का भी तलाश रहे हैं, जिस तरह से हम अभी स्कूलों का तलाश रहे थे। इसमें नया अपडेट आया है, रूस ने तोड़ी डील। क्या बिगड़ेगा आपकी जेब और जीव का फील? जीव इसकी बात कर रहा हूं मैं। भारत में रोटी महंगी हो सकती है क्या? यूक्रेन में एक ऐसा बदलाव आया है कि अनाज से लदे हुए ट्रक जो हैं वो अब ब्लैक सी से क्रॉस नहीं करेंगे। पहले ये डील थी रूस के साथ युद्ध के टाइम, लेकिन अब वो डील रूस ने तोड़ दी है। क्योंकि रूस ने ये डील इसलिए तोड़ी, उसे लगता है कि यूक्रेन जो है वो चौथा सबसे बड़ा गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, जो बाहरी देशों को भेजता है गेहूं। दूसरे देशों को यूक्रेन का गेहूं अब नहीं मिलेगा क्योंकि ब्लैक सी से उसके समुद्री जहाज नहीं जाएंगे। इसलिए अब भारत, चीन और रूस को वो गेहूं सप्लाई करना पड़ेगा। हमारे अनाज के भंडारों से दूसरे देशों को, जहां हमारे जैसे लोग रहते हैं, उनकी भूख मिटाने के लिए अनाज देना पड़ेगा हमें। तो इसका असर आपकी रसोई पर कैसे पड़ेगा? हम आपको काफ़ी पहले पब्लिक इंटरेस्ट में ये चेता देते हैं कि आप अपना बजट और सब जुगाड़ सेट कर लें। क्यों? क्योंकि युद्ध के परिणाम हमेशा बुरे होते हैं। रूस के डील तोड़ने से ये अनाज का संकट खड़ा हो सकता है। रूस यूक्रेन में अनाज की सप्लाई की
डील थी, मतलब अनाज की सप्लाई वाले नहीं रोकने हैं। ये क्यों थी डील और क्यों रूस ने पहले कहा था कि मैं सहमत हूं, आप अपने जहाज भेज दीजिए, पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डील टूटने की वजह क्या है। ना तो बारूद का ये शोर थमने वाला है, ना ही दो देशों में तबाही का मीटर रुकने वाला है, बल्कि इस जंग का साइड इफेक्ट अब लोगों की थाली से रोटी को गायब करने वाला है। रूस और यूक्रेन की जंग में एक ऐसा पड़ाव आ चुका है जिसकी वजह से दुनिया के कई देश गेहूं के लिए तरसने वाले हैं। भारत में भी रोटी महंगी हो सकती है और इस वर्ल्ड टेंशन के पीछे है व्लादिमीर पुतिन का एक फैसला। रूस ने ब्लैक सी डील से हाथ खींच लिए हैं। 17 जुलाई को डील एक्सपायर हो गई। डील के मुताबिक ब्लैक सी में यूक्रेन पोर्ट तक आने जाने वाले अनाज के जहाजों को कोई सेना टारगेट नहीं करेगी। ये डील यूक्रेन की जंग के बाद साइन की गई थी। रूस ने 3 बार इसे रिन्यू भी किया, लेकिन पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कहकर इस बार पुतिन ने डील तोड़ दी। रूस ने धमकी दी है कि अब वो ब्लैक सी में यूक्रेन के किसी पोर्ट पर आने जाने वाले जहाजों को दुश्मन का जहाज मानेगा। यानी अब ब्लैक सी में अनाज ले जा रहे जहाजों पर बमबारी का खतरा बढ़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक सी डील का 4000 किलोमीटर दूर भारत पर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। दरअसल जंग से पहले यूक्रेन दुनिया का 5वां गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला देश था। अभी भी यूक्रेन में बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं पैदा होता है। रूस की धमकी के बाद ब्लैक सी के रूट से यूक्रेन का गेहूं बाकी देशों तक नहीं पहुंच पाएगा। दुनिया की जरूरत को पूरा करने के लिए रूस, चीन और भारत को निर्यात बढ़ाना पड़ेगा, वो भी किसी दूसरे रूट से। इसका मतलब है भारत से ज्यादा गेहूं दूसरे देशों में जाएगा। क्योंकि चीन के बाद भारत गेहूं का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, इसलिए गेहूं के दाम बढ़ेंगे। इसके सिग्नल 2 दिन में ही मिलने लगे हैं। यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में गेहूं के दाम 8.2% तक बढ़ गए। अमेरिका में भी गेहूं के दाम एक दिन में 8.5% बढ़ गए। रूस डील के पीछे क्यों हटा? इसकी वजह है जंग के बाद मॉस्को पर विदेशी बैन लगे। ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से रूस को बाहर किया गया। असर ये हुआ कि रूसी प्रोडक्शन के विदेशी खरीदार कम हो गए। अब रूस इस बड़े नुकसान से निकलना चाहता है। रूस और यूक्रेन में हालात बिगड़े हुए हैं, ये सबको पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे महंगी रोटी कहां है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी रोटी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में है, क्योंकि वहां 1 किलो आटा 160 रुपए किलो बिक रहा है। यूक्रेन और पाकिस्तान में गेहूं के संकट की 2 बातें समझ में आती हैं। पहली ये कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता, कतई नहीं होना चाहिए युद्ध। और दूसरा ये कि सरकार की खराब पॉलिसीज की वजह से भी अंजाम जनता को वैसा ही भुगतना पड़ता है जैसा युद्ध भयानक होता है, उसी तरह का। पब्लिक कमेंट का टाइम हो गया है और ब्रेक के बाद आके आपसे 1 घंटा कैसे निकल जाता है, बातें करते करते पता ही नहीं लगता। ऐसे लगता है कि हटू ही ना, फटाफट मैसेज दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि टाइम कम रह गया। ये आगे मैसेज। चतुर्वेदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लिखा है कि एबीपी न्यूज़ का लोकप्रिय प्रोग्राम पब्लिक इंटरेस्ट की खास बात यह है कि प्रोग्राम समस्या को सिर्फ उठाता है नहीं, उसका समाधान भी ढूंढता है। ये देखिए वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी लिखने के लिए। रियली वंडरफुल शो, थैंक यू वेरी मच, डायरेक्टली टच्ड विद द हार्ट। बहुत अच्छी पहल, पब्लिक इंटरेस्ट, बेशक सुधार, इसमें बेशक इससे सुधार होगा। इमरान लिखते हैं, इमरान भाई थैंक यू। तो ये कमेंट तो और बहुत सारे आए थे। आयुष जी भी लिख रहे हैं, लेकिन दिस इज द पावर ऑफ मीडिया फॉर ब्रिंगिंग अबाउट रियल चेंज। थैंक यू आयुष जी। बहुत कम समय और बात राम रहीम की करनी है, आगे बढ़ के बात राम रहीम की करनी है। इसलिए जैसे ही ये गाड़ियों का एक सिलसिला मैं देखता हूँ ना, कभी भी जेल से निकल रहा होता है सुनारिया के, तो मुझे याद आ जाता है कि कैसे मैंने 2017 में इसको कवर किया था। आज भी मैंने देखा गाड़ियों का काफिला निकलता हुआ। गुरमीत राम रहीम को फिर 30 दिन की पैरोल मिल गई और ये साल में 4थी बार पैरोल मिली है। और आज फिर वो 30 दिन अब बरनावा में जो आश्रम है बागपत के पास, वहाँ पर रहेगा। और इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह यह है कि कहा जा रहा है कि उनका बर्थडे आ रहा है, बर्थडे मनाने के लिए 30 दिन की पैरोल मिल गई है। और है क्या इल्ज़ाम इनके ऊपर? इल्ज़ाम ये है कि 2 आदमियों को बलात्कार करने के लिए 20 साल की सज़ा हुई है, 2 हत्याओं के लिए सज़ा हो चुकी है, अभी एक केस पेंडिंग है 5वां। आप बताइए, पैरोल में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? गजब का काम हो गया। मेरा सवाल एक ही है कि ये सबको सुविधा मिलनी चाहिए, सभी सजा याफ्ता कैदियों को, एक के लिए नहीं होनी चाहिए। आज आपके प्राइम टाइम शो यानी पब्लिक इंटरेस्ट में जो आपका टाइम है उसमें सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और कल फिर आपके जुड़े मुद्दे लेकर आपके टाइम में मैं फिर हाजिर होऊंगा और ये सिलसिला कभी टूटेगा नहीं, चलता ही रहेगा, ये मेरा वादा है। आज के लिए नमस्कार।